राम सिंह संधू, 10 minutes. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे अप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का समय दिया है। चेयरमैन सर, इस सदन में मैं फ्रेशर हूं और ये पहला समय है कि मुझे किसी मुद्दे पर बोलने का अवसर मिला है। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बेसिकली मैं किसान परिवार से हूँ, प्रोफेशनली मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। अभी बजट पर हो रही चर्चा अपने चरम सीमा पे है। बहुत सारी चर्चा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस चर्चा में अलग अलग दृष्टिकोण जो है वो सामने आए। बहुत ऊंची और तीखी आवाज़ों में बजट के खिलाफ भी बोला गया, आंकड़ों और तर्क के साथ बजट के हक में भी बहुत सारी बातें बोली गई। मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। चेयरमैन साहब, मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ और वो स्कूल भी मेरे अपने गांव में नहीं था। तो मैं सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले, मेरे जैसे दूर दराज गाँव से आने वाले, और जिस गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, आज देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था में तुच्छ योगदान देने के लिए मुझे अवसर मिला है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसलिए मैं सबसे पहले सदन में नॉमिनेट करने के लिए देश की राष्ट्रपति जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा और अंत्योदय के विचार को साकार करने के और प्रकट करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे आइडियल हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस पवित्र सदन में शामिल होकर आज सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, मैं जिस गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए गया, मेरे टीचर मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने मुझे मेरे स्कूल टाइम में दृष्टिकोण की एग्जाम्पल देके कि दृष्टिकोण क्या है वो समझाने की कोशिश की थी। और वो स्टोरी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। मेरे अध्यापक ने मुझे बताया था कि दृष्टिकोण क्या है। किसी गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे और उस गांव में हाथी आया और गांव वालों ने सोचा कि इन अंधे व्यक्तियों को, जिनकी दृष्टि नहीं है, हाथी के बारे बताया जाए। तो स्वाभाविक है कि जिनकी दृष्टि नहीं है वो हाथ लगाकर, स्पर्श कर कर ही अंदाज़ा लगाएंगे कि हाथी कैसा है। जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई, उस समय जो मुझे समझाया गया, मुझे आज भी वो कोई चीज़ें रेलेवेंट नज़र आती हैं। उनको लगा कि ये हाथी एक रस्सी जैसा है। जिसने उसके पाँव को छुआ उसको लगा ये बहुत मजबूत खंभे जैसा है, और किसी ने हाथी के पेट को छुआ और उनको लगा ये हाथी एक दीवार जैसा है। किसी ने उसके कान को पकड़ा और लगा कि हाथी एक पंखे जैसा। अपना अपना दृष्टिकोण हाथी के प्रति था। और मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण से ही चीज़ें बदल जाती हैं। और मैं जो हाथी देख रहा हूँ अपनी दृष्टि से इस बजट में, कि ये बजट पिछले 10 साल में 16 लाख से बढ़कर 48 लाख करोड़ का हो गया है। ये सामने दिख रहा हाथी है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल क्राइसिस और पेंडेमिक के बाद भी देश का फिजिकल डेफिसिट 5% से कम है। और इन सबसे ऊपर देश में मोदी जी के शासनकाल दौरान महंगाई दर जो है वो 6% के अंदर ही रही है, इसके ऊपर नहीं गई है। मेरी नज़र में ये बजट वंचितों, शोषितों और पछड़ों के आधार पर आधारित बजट है। मुझे इस बजट को पढ़कर लगा कि ये आकांक्षाओं का बजट है, आशाओं का बजट है, अपेक्षाओं का बजट है। पिछले कई बजटों और अपने भाषणों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 प्रमुख वर्गों, जिनका यहाँ भी चर्चा हुआ है,
गरीब महिलाओं, युवा, अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा बताए गए सैचुरेशन अप्रोच की सराहना करता हूं, जहां पे सबको मिलेगा और जितना चाहिए उतना मिलेगा। ये सिद्धांत मुझे लगता है कि पहली बार इस देश में हमारी सरकार ने किया है, तो मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि ये बजट केवल एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है या आइडिया नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के विजन की कंटिन्यूशन का बजट है। पिछले 10 सालों से चल रही विकसित भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। माननीय सभापति जी, मैं सदन में नया हूं। जैसे मैंने बताया, शुरू के 2 हफ्ते का अनुभव मेरा बहुत खट्टा मीठा रहा है। बहुत कुछ मुझे देखने और समझने को मिला है और मेरी भावनाएं भी आहत हुई हैं। मेरा भरोसा भी थोड़ा टूटा है। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं इसी सदन में, जिनका मैं बहुत सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूर्व शिक्षा मंत्री जी की स्पीच को सुन रहा था, उनकी बात को सुन रहा था। वो बजट पर बोल रहे थे और मैंने उनको कहते हुए सुना कि द इकॉनमी इज इन डीप क्राइसिस, कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये किस बेसिस पर कहा। मैं समझता हूँ कि ये सरासर गलत है और मिस इन्फॉर्मिंग है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे से पहले भी बोलने वाले जो सीनियर साथी हैं, उन्होंने आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ इस बजट के बारे में बताया। और मैं अपने आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो बजट, जो साइज इकोनॉमी का 2 ट्रिलियन से दोगुना होकर 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होने जा रहा है, तो ये क्राइसिस कहाँ से दिखता है। रैंक ऑफ इकोनॉमी जो 10th था, हमारा 10वें रैंक पे थे और आज 5th लार्जेस्ट, अगले साल 4थे पर भी आ जाएगा। ये हमारा रैंक होने जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ से दिखता है। एफडीआई जो 10 साल पहले 300 बिलियन यूएसडी था, आज 600 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। तो इसमें इकोनॉमी के क्राइसिस की बात कैसे कही जा सकती है। सेंसेक्स जो 23,000 था, अब 82,000 हो गया है। इसके साथ ही पर कैपिटा इनकम जो 86,647 थी, आज 2,14,000 हो गई है। तो इसमें हम क्राइसिस की बात कैसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मांगता हूं, जो 53% थे, आज वो 95% के ऊपर हो गए और सैचुरेशन के स्टेज पे हैं कि सब गरीब के पास भी उसके पास बैंक अकाउंट है। बजट कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.88 लाख करोड़ था 10 साल पहले और आज 11.11 लाख करोड़ है। मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और इसके साथ ही इनकम टैक्स देने वाले जो हमारे भारतीय हैं, जिनकी गिनती 10 साल पहले सिर्फ 3.65 करोड़ थी, आज 8.18 करोड़ हुई है। आदरणीय सभापति जी, हमने ये भी देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं किसी को गैस सब्सिडी छोड़ने का भी, तो लाखों की गिनती में आके लोग उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और उसी की वजह से है कि ये इनकम टैक्स देने वाली गिनती भी हमारी बड़ी है। चेयरमैन साहब, इकॉनमी के डीप क्राइसिस में होने वाली बात को मैं बिल्कुल गलत समझता हूं और ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट इसको मानता हूं। इसके साथ ही आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ बताया था कि हमारे पास बेरोजगारी बढ़ी है भारत में, और उन्होंने ILO इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट कोट किया था और आरोप लगाया था कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 83% है। मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। हम भी इसी सोसाइटी में रहने वाले हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है।
हमारी अपनी भारत की जो रिपोर्ट्स हैं रोज़गार को लेकर वो भी शेयर करना चाहूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा देश की PLFS पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे बताता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करता है। जुलाई 2023 के PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिस्पेक्टिवली 4.2, 4.1 और 3.2 रहा है। चेयरमैन साहब, पिछले कुछ समय में ऐसी ही ILO जैसी ही आधारहीन रिपोर्ट्स देश की छवि खराब करने के लिए पब्लिश होती रही हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स को देश को कंडेम करना चाहिए और सदन में ऐसी रिपोर्ट्स जो जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए। और सभापति महोदय, मेरी मांग ये भी है कि भारत सरकार की सुपारी देने वाले ऐसे संगठनों के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर भी कार्रवाई और केस करना चाहिए, ताकि भारत की छवि खराब करने के लिए वो झूठी रिपोर्ट्स जो हैं पब्लिश ना करें। सभापति जी, पिछले 10 सालों में सेना का आत्मबल बढ़ा है। जहां कभी देश का नेतृत्व आतंकी हमलों के समय विदेश घूमने चला जाया करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री दिवाली और सभी बड़े मौक़ों पर सेना के जवानों के बीच में जाके मनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि विकसित भारत का विज़न जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दिया है, वो हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने का काम किया है। जब हम भारत के विकसित भारत बनता देखना चाहते हैं, तो उसके साथ ही हम पंजाब को भी एक विकसित पंजाब के रूप में देखना चाहते हैं। और आज मैं अपनी बात पंजाब के बारे में भी करनी चाहूँगा। सभापति जी, पंजाब में बढ़ता हुआ कर्जा हमारी चिंता का विषय बन गया है। 3.74 लाख करोड़ रुपया मुझे हो चुका है, और हमारा GSDP 46.60%, जो कि 40% की हद से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये पहुंच चुका है, जो हमारे पंजाबियों के लिए चिंता का विषय है। और इसके साथ ही पंजाब के पानी, जो पंजाब की होंद से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी ज़रूर मैं इस सदन में बात करना चाहूँगा। पंजाब का वाटर टेबल हमारे लिए चिंता का विषय है, और इसके साथ ही पंजाब के नदियों का गंदला हो रहा पानी, जो जिसमें पोल्यूशन जा रहा है, वो भी हमारी बड़ी चिंता का विषय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट को समर्थन करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।